बैक टू डीएस क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और आज आप सभी पढ़ेंगे क्लास 10th लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक लड़की थी जो कि 13 साल की उम्र में ही, शायद 13 या 15 साल की उम्र में, जो कि ख़त्म हो चुकी थी। इसने एक डायरी लिखी थी जिस डायरी की ये खुद ही मतलब इन्हें अपने आप से लिखी थी। इसलिए इसलिए लिखी थी क्योंकि इनका कोई फ्रेंड नहीं था, या फ्रेंड ऐसा नहीं था कि रियल फ्रेंड जिससे ये अपनी पूरी ट्रस्टेबल चीज़ें शेयर कर सके, तो इसलिए इसने एक डायरी लिखी है ना। सो इस लेसन मतलब इस पार्ट को लिखा किसने है? एन फ्रैंक ने लिखा है। तो थोड़े से अपन इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसकी कहानी सुनेंगे। सो Anneliese Mary Ann Frank, 12 January 1929, February/March 1945, was a German-born Jewish girl थी ये। देखिए एनल मैरी जो थी, एन फ्रैंक, इनका जो जन्म है, सुनिएगा ध्यान से, 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था और फरवरी या मार्च 1945 में ये शांत हो गई थी, है ना। और वाज अ जर्मन, ये जर्मन में हुई थी। और ये एक जीविश गर्ल थी जो कि who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड था, जब किसका दबदबा चला था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जो नाजी पार्टी थी वो ज़्यादा उनका ही दबदबा चला। तो ये नाजी पार्टी के लोग किससे मतलब नफरत करते थे? जो जीविश लोग थे ना, उन लोगों से जो ये धर्म को फॉलो करते थे उनसे नफरत करते थे। तो इसी वजह से ये इसकी फैमिली के साथ और 4 फ्रेंड के और मतलब के साथ कहाँ पर छुप गई थी? एम्स्टरडैम में छुप गई थी, मतलब बाहर चली गई थी। सो फिर जो नीदरलैंड में हुआ था वर्ल्ड वॉर, फिर उसको शांत होने के बाद आगे देखेंगे कि हर फैमिली हैड मूव्ड to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। तो जैसे मतलब देखना, जो नाजी वर्ल्ड वॉर जैसे सेकेंड एंड हुआ तो जो नाजीज लोग थे वो आसपास की कंट्री में भी अपना वो चलाना चाहते थे। तो जो नीदरलैंड्स था वहाँ पर भी ये लोग पहुँचे और इन्होंने उनको ट्रैप कर दिया। एंड एज अ persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1914 in hiding rooms in her father O.T.T. Frank's office building। सो जीएस की पॉपुलेशन मतलब जीएस लोगों की संख्या के अगेंस्ट जो लोग इंक्रीज हो रहे थे, मतलब जो नीदरलैंड्स में जो नाजीस लोग थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। तो उनसे छुपने के लिए वो उनकी फैमिली जो थी कहाँ चली गई, कहाँ छुपने के लिए? 19 जुलाई 1942 में वह कहाँ छुपी? जो उनके पिता का मतलब ओटीटी फ्रैंक्स बिल्डिंग थी ना, ऑफिस बिल्डिंग, उसमें वो छुपे रहे। कितने साल तक? 2 ईयर। इनके बाद द ग्रुप बाज आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Ann died। तो 2 साल छिपने के बाद जो ग्रुप था बेटर, वो कहाँ पर परिवाहित हुआ? मतलब बहुत ही एकाग्रता, जो कैंप था वहाँ पर जो जो एन फ्रैंक थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मिनिमम 15 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि देखिए ये 1942 में इनकी मिनिमम मृत्यु हुई और इनका जन्म कब हुआ था? 1929 में। मैंने फर्स्ट में ही बताया था, ठीक है। 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। या ये देखिए, तो मिनिमम 15 साल की एज में इनकी, तो लेकिन इनकी मृत्यु इनकी सिस्टर मतलब थाइपियस इन वर्जन वेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर्स, मतलब कुछ दिनों, इनकी सिस्टर की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था मार्गोट फ्रैंक। हर फादर OTT, क्या नाम था उनका? OTTO
ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। तो वो जो ग्रुप था कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम, जो ग्रुप था बेटियास का, सिर्फ उन्हीं ने संघर्ष दिखाया, वही सर्वाइव करते रहे और रिटर्न टू द एम्स्टरडैम, उस जगह पे फिर से गए। कैसे कैसे नाम थे यार इन लोगों के ना। आफ्टर द वॉर एंड, जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो गया मिनिमम पूरी तरह से, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उनको वही डायरी जो उन्होंने कहाँ लिखी थी, एम्स्टरडैम में लिखी थी ना, वो मतलब वो जो डायरी थी किसकी, एन फ्रैंक की, वो वहाँ पर मिली। कंसीव्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उन्होंने उस डायरी को देखकर उनको लगा कि नहीं यार ये यूनिक डायरी है, इसके मतलब इसके लिए कुछ करना चाहिए जो मेरी लड़की ने लिखा है। तो उन्होंने उसको पब्लिश कराया इंग्लिश लैंग्वेज में और उस डायरी का नाम रख दिया, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखा हो सुना हो तो बताएं, कि द डायरी ऑफ यंग गर्ल इसका नाम रखा गया है ना। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। So जो डायरी was given to एन फ्रैंक, जो डायरी उनको 13 मतलब 13वें बर्थडे पे मिली थी। 12 जून आपने सुना होगा, मैंने फर्स्ट में इनके जन्म का बताया था। तो 1942 में उनको मिली थी और फाइनल एंट्री उनकी अगस्त 1944 में हुई। एंड इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल Dutch into many languages and become one of the world's most widely read book. There have also been a several films। इसके ऊपर से ये मतलब ये जो डायरी थी वो बहुत काफ़ी हद तक चली, बहुत से लोगों ने पढ़ा, इसके ऊपर से सेवरल फिल्म बनी, बहुत सारी फिल्म्स बनी, टेलीविज़न बने, यहाँ तक कि इस पर ना बहुत सारे क्या बने, इसके ऊपर से बहुत सारे नाटक बने इस डायरी के ऊपर पर, इवन एन ओपेरा, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें उस पर बन चुकी थी। एंड बेस्ड ऑन द डायरी, मतलब उस डायरी पर, डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन of the diary life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the होलोकास्ट विक्टम्स। तो ये थी मतलब फ्रैंक की जो मतलब डायरी थी, वो उनने ऐसा, उनको तो ये भी नहीं पता था कि कोई उसे देखेगा भी, बट उनके फादर की वजह से उनको सारी दुनिया पहचानने लगी थी सिर्फ उस डायरी की वजह से। सो उनका काम जो था बहुत ही मैच्योरिटी वाला था, मतलब वो जो स्टोरी उन्होंने लिखी थी, डायरी उन्होंने लिखी थी, वो बहुत फेमस हो चुकी थी। तो यहाँ से स्टार्टिंग, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करवा रही थी। सो यहाँ से स्टार्टिंग है इस स्टोरी की। तो राइट इन अ डायरी इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मतलब एक डायरी को लिखना सचमुच एक मतलब अलग एक्सपीरियंस है, अलग अनुभव है। समवन मतलब किसी और के लिए, जैसे कि मैं हूँ, मेरे लिए डायरी लिखना बहुत ही अलग है, बहुत ही मतलब स्ट्रेंज है, क्योंकि मैंने कभी नहीं लिखी है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर I or nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। इस वजह से नहीं क्योंकि मैंने कभी डायरी लिखी नहीं है, इससे पहले से मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इस वजह से क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि एक मतलब कि या ना ही मैं और ना ही कोई और, मतलब एक 13 साल की लड़की की मतलब कहानी में, उसकी डायरी में कोई भी इंटरेस्टेड होगा, इसलिए ओ बेल इट डजेंट मैटर। ओ लेकिन हालांकि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बोलती हैं आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मन हो रहा है लिखने का। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट वेल काइंड ऑफ
थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और मुझे मतलब कि इवन मुझे इससे ज़्यादा सुकून मिलेगा अपना दिल का बोझ इस डायरी में उतार कर, इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। उसने अपने हाथों को अपनी गालों पर रखा हुआ था और अपने घर में बहुत ही डिप्रेस्ड मतलब बहुत ही ऐसे निराशजनक सिचुएशन में वो बैठी हुई थी और सोच रही थी कि जो पेपर होते हैं उनमें ज़्यादा पेशेंस होता है, उनमें ज़्यादा सुनने की समझने की क्षमता होती है। ठीक है। बोर्ड एंड लिस्टलेस। सो लिस्टलेस मतलब होता मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास थी, बोर थी, वॉन्डरिंग वेदर टू से इन और गो आउट मतलब इधर उधर भटक रही और सोच रही कि इधर अंदर ही रहूं, घर पर ही रुकूं या फिर बाहर जाऊं। एंड आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज। और मैं वहीं रुक गई जहां पर मैं थी। ब्रोडिंग यस पेपर, कहाँ थे अपन, ब्रोडिंग यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और बड़ी गहन सोच में सोच रही कि हाँ सही है, पेपर में ज़्यादा सुनने की समझने की क्षमता होती है, क्षमता बोल रही हूँ। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी। तो वो बोलती है कि मैंने ऐसा कोई प्लान तो बनाया नहीं है कि कोई इसे कोई और पढ़े। जो उनकी स्ट्रिप बैग्ड सी नोटबुक है उसे कोई भी मतलब पढ़ना तो प्लान ही नहीं किया उन्होंने। और वो बोलती है जिसे मैंने नाम दिया है डायरी का, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। और ना ही मैं इसको किसी को दूंगी क्योंकि मैंने इसे देने का प्लान भी नहीं बनाया और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि इसे कोई पढ़े, क्योंकि और जब तक मैं इसे लिखना मतलब नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे एक अच्छा फ्रेंड नहीं मिलना चाहिए, जब तक मुझे एक नया फ्रेंड नहीं मिल जाता। इट प्रॉपरली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। मतलब इसमें थोड़ा ही मतलब अलग होगा, डिफरेंस होगा शायद ही। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend। सो मैं फिर से अपने पॉइंट पे आती हूँ, जिस बात को हम कर रहे हैं उस बात पर आती हूँ कि मैं इस डायरी को क्यों लिखना चाहती हूँ और सबसे मतलब इसका प्लेस क्यों है, क्योंकि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट आई 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। तो मुझे और इसे क्लियर करने दो कि ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में मतलब पूरी दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। कितनी डिफरेंट बात करती है। आई हैव लविंग पेरेंट, मेरे पास बहुत ही प्यारे पेरेंट्स हैं, माता पिता है। एंड अ 16-year-old सिस्टर जिसका नाम था वो मैगवोट कुछ नाम था ना, मैगवोट ऐसा कुछ नाम था। तो एक तो अजीब से ऐसे नाम है कि याद ही नहीं रहते। सो वो बोलती मेरे पास 16 साल की एक बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 13 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और 13 और लोग हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली है। लविंग आंट, मेरे पास अच्छी चाचियाँ हैं। एंड अ गुड होम, और मेरे पास बहुत अच्छा घर है। नोन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव अ एवरीथिंग एक्सपेक्टेड बाय वन ट्रू फ्रेंड। ऊपर से मतलब अगर मोटा मोटा या बोलती सरफेस ऊपरी हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सिवाय एक एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड के, वो ऐसा बोलती है। एंड आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things।
लेकिन मैं उनको अपने दिल की बात नहीं बता सकती हूँ। उसका मतलब आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मतलब मैं कुछ भी नहीं बता सकती, बस ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स बता सकती हूँ। मतलब जो साधारण सी बातें हैं वो बता सकती, लेकिन कोई ऐसे एक्स्ट्रा जैसे अपन एक बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हैं, जैसे मैं मेरी फ्रेंड से शेयर करती हूँ, तो वैसा नहीं बता सकती थी वो। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मतलब कोई भी ऐसी नहीं है कि ऐसा महसूस नहीं होती कि जो बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज़र हो, बहुत करीबी हो, वही मैं बोलूँ, यही उसकी प्रॉब्लम थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। कन्फाइंड से मतलब ऐसी बातें, पर्सनल थिंग, प्राइवेटली थिंग जो अपन किसी एक से शेयर करते हैं ना, वही। तो वो कहती हो सकता है इसमें मेरी गलती हो कि मैं कन्फाइड नहीं कर पाते हम एक दूसरे को। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट able to change. This is why I have started the diary. और वो बोलती है कि कहीं भी मतलब कुछ भी बोलूँ, लेकिन ये चीज़ हो रही है एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं इसको बदल भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं डायरी लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। टू enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. तो वो बोलती है कि इस डायरी में लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड्स इन माई इमेज, मतलब उसकी इमेजिनेशन में जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड्स है ना, वो उस डायरी को ही बोल रही है कि मैं इसमें कुछ मतलब ऐसा लिखना नहीं चाहती हूँ जैसे लोग लिखते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। वो बोलती है कि मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखने वाली हूँ जो अक्सर लोग करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरा दोस्त बने एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं इस डायरी को, इस फ्रेंड को क्या बोलूँगी? किटी बोलूँगी, ठीक है। फिर इसके आगे वो बोलती है कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वंडर वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ sketch of my life much as I dislike doing so। और मैं इसमें वो बोलती है कि हो सकता है कि कोई इस चीज़ को ना समझे, मेरे वर्ड्स को ना समझे, मेरी स्टोरी को ना समझे, किट्टी और मेरी स्टोरी को। तो मैं इसमें प्लंग्स राइट इन आई हैड अ वेटर प्रोवाइडेड, मैं इसमें एक ब्रीफ स्केच बनाऊंगी अपनी लाइफ का, जिसमें मैं अपनी डिसलाइक भी लिखूंगी जो मुझे नहीं पसंद है। और माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, बोलती मेरे पिताजी जो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं, जिसको मैंने हमेशा मतलब मेरी ज़िंदगी के सबसे अद्भुत व्यक्ति जो हमेशा होते हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 13-6, और उन्होंने मेरी सी वाज 25। और वो बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ से जब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए, 36 या और मेरी माँ जब कितनी साल की थी? 25 साल की थी। अब देखो, अपन इस चीज़ को ये बोल सकते थे ना कि मेरी मम्मी और मेरे पापा की शादी, मेरे पापा जब 36 के थे और मेरी माँ जब 25 की थी जब शादी हुई। लेकिन इन्होंने बोला, इनका कुछ बोलने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है। माई सिस्टर मार्गोट, मैंने बोला था ना, वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। वो बोलती है कि मेरी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में हुआ, और वो कब हुआ? इन 1926 मतलब 1926 को। और आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मेरा जन्म जो है 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं जब तक 4 साल की थी जब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे जो पिताजी हैं वो कहाँ पर हो गए? एमिग्रेट मतलब स्थगित हो गए हॉलैंड में 1933 में। और माई मदर ईडिथ होलैंडर फ्रैंक उनके नाम था, इतना खतरनाक नाम। वेंट विथ हिम टू होलैंड इन सेप्टेम्बर, और मेरी जो माँ थी वो भी कब होलैंड चली गई? इन सेप्टेम्बर में। वो भी
वहीं चली गई। कहाँ? हॉलैंड में, जहाँ उनके पिताजी गए थे। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, जबकि मैं और मेरी बहन को कहाँ भेज दिया गया? एकैन। एकैन जगह का नाम है, मेरी मतलब दादी माँ के पास रहने के लिए। अरे भाई, हम तो एक कंट्री में, जहाँ जब से पैदा हुए यही कंट्री में, इसी कंट्री क्या, हम तो इसी स्टेट में हैं। और ये तो देखो, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट भी फिर बाद में हॉलैंड चली गई थी दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं कब गई थी? फरवरी में गई थी मैं। ठीक है, फिर वो बोलती है ये चीज़, when I was plunked down on the table as a birthday present for a मार्गोट। और मानो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो मार्गोट के बर्थडे पर उस टेबल पर पटक दिया गया एज अ प्रेजेंटेज, मतलब एज अ गिफ्ट। एंड अ फॉर्मल वर्ड पुट डाउन इन अ कैजुअल वे। ठीक है, मतलब किसी को भी फॉर्मल इंसान को पटक देना है, मतलब वो उसका कहने का तात्पर्य यही है कि उसको पटक दिया गया कि ले भाई तेरा गिफ्ट आ गया। एंड आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन क्या लिखा है ये, हाँ, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मुझे मॉन्टेसरी इस नर्सरी स्कूल में डाल दिया गया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहाँ पर कब तक रुकी? जब तक मैं 6 साल की नहीं हुई। 6 साल तक वहीं थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और मैंने वहाँ पर मतलब मैं जब 6 साल की थी उस टाइम पर मैं मतलब कौन सी क्लास में थी? फर्स्ट में थी। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस, और जब मैं 6वीं में आ गई तो मेरी टीचर का नाम क्या था? मिस क्यूपूरियस। क्यूपूरियस किसका नाम हो सकता है? द हेड मिस्ट्रेस, और वो वहाँ की हेड थी, मतलब कि प्रिंसिपल थी। एट द एंड ऑफ द मतलब प्रधानाध्यापक होती है ना वो, ऑफ द एयर वी वर बोथ इन टेयर्स एज वी सैड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और फेयरवेल में आखिरी में साल के अंत में जब फेयरवेल होती है तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे, और हमारा हार्ट ब्रेक मतलब बहुत ज़्यादा दिल टूटा कि हम लोग छूट रहे हैं ऐसा। इन द समरी ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। और 1941 में उसकी ग्रैंड माँ को मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो उसकी वजह से उनको ऑपरेशन हुआ, तो मेरा बर्थडे जो था वो ऐसा लिटिल सेलिब्रेशन हुआ, छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया बस। एंड ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और मेरी जो ग्रैंड माँ है मतलब दादी माँ है, उनका मतलब दहन हो गया, शांत हो गया जिसे बोलते हैं। जनवरी 1942 में उनकी दादी माँ शांत हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हेयर, और कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, कितना याद करती हूँ और कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज intended to make up for the other. The grandma's candle was lit along with the rest। और वहाँ पर फिर इसके बाद जो मेरा सेलिब्रेशन हुआ, मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ, तो वो उस बार से भी बहुत अच्छा था, अगले साल से भी। और वहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स जलाई गई, और एक कैंडल मेरी दादी माँ की भी जलाई गई। द 4 of us are still doing well, and that's bring me to the present date of 20 June 1942 and the सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और ये फिर बोलती है, और हम 4 मतलब 4 कौन? उसके पेरेंट्स, उसकी बहन और वो, मतलब सब ठीक चल रहा था। और इस मुझे इन चारों ने मिलकर, मतलब जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने उसको 20 जून को 1942 को ये जो इस डेट को उसे प्रेजेंट किया, उस डायरी को उसके सामने, और डेडिकेट किया, दिया। मतलब अब डेयर किट्टू के नाम से वो स्टार्ट करती है उस डायरी को। अवर एंटायर क्लास इज़ क्वाइंग इन इट्स वूड्स, और हमारी पूरी क्लास जो थी काँप रही थी। क्या कर रही थी? काँप रही थी नर्वसनेस के कारण। मतलब कि द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। और वो बताती है कि सारे मतलब क्यों काँप रहे थे, क्योंकि रीज़न ये था कि हमारी क्लास में
एक मीटिंग होने वाली थी और हमारे जो टीचर हैं वो डिसाइड करने वाले थे कि कौन अगली क्लास में जाएगा, मतलब रिजल्ट आने वाला था और कौन इसी क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधे से ज़्यादा क्लास तो बैट लगा रही थी। जियन एंड आई लाफ ओवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, और हम, एक जियन उसकी क्लासमेट होगी, वो और मैं हंस रहे थे किस पर, दो सिली बॉयज़ पर जो हमारे पीछे थे, जिनका नाम था सियन एंड जैक्वेस, हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर वेट, जिन्होंने अपना पूरा हॉलीडे का पैसा, उनकी सेविंग्स सारी बेड पे लगा दी थी, मतलब शर्त पे लगा दी थी, फॉर मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। और उन्हें पूरे दिन सुबह से रात को किस में बिठा दिया कि तुम पास होगे, नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, नहीं तुम पास होगे, नहीं मैं पास नहीं होगा, ऐसे करने में। इवन जी एस blending glance and my angry outburst can't calm them down। और पूरी क्लास उनको चिल्लाने लगी, उन पे हंसने लगी, और मेरा एंगर खुद आउटवर्स्ट उन पर मतलब कूद पड़ा। मतलब वर्स्ट तो मतलब होता तो तूफान है, लेकिन मतलब वो बहुत सही गुस्सा हुई, लेकिन फिर भी उनको दोनों को डाउन नहीं कर पाई। इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑफ द अर्थ। तो वो बोलती है, अगर मुझसे पूछो ना, यदि आप मुझसे पूछो ना, तो इसमें ऐसे डमीज़ पड़े, ऐसे नमूने पड़े हैं कि 1/4 हिस्सा तो क्लास का इसी क्लास में रहना चाहिए, लेकिन जो टीचर है ना, इतना महान है, इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्रिएचर होता है इस अर्थ पर कि वो कुछ भी कर सकता है, वो बोलती है। इसके बाद आई एम नॉट सो, वो ये बोलती है कि मतलब जो है वो अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है, बट फिर उसके बाद वो बोलती है, आई एम नॉट सो वरी अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। वो बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स, मतलब जो लड़कियां दोस्त हैं, उनके लिए और अपने लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ, और मुझे पता है हम लोग कर लेंगे। एंड वो बोलती है, बस मैं एक सब्जेक्ट के लिए श्योर नहीं हूँ। श्योर दैट मीन्स मतलब मैं ऐसे, मुझे लग रहा है मतलब कि शायद उसमें कुछ हो जाए, ना हो, गणित में। वैसे लड़कियां तो हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होती है, ये एन फ्रैंक थोड़ी होंगी कुछ। एनीवेज ऑल वी कैन डू इज़ वेट। वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, सभी जो है इंतज़ार ही कर सकते हैं। अनटिल देन, जब तक नहीं आ जाता, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। और हम एक दूसरे से बोल रहे हैं कि अपने हार्ट को, मतलब अपने दिल को ऐसा, मतलब कि लूज़ फील मत करो, ऐसा फील मत करो कि हम हार गए, ऐसा अपने आप एक दूसरे को समझा बुझा रहे हैं। एंड आई गेट ऑल अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ माई ऑल टीचर्स। मेरे सारे टीचर के साथ अच्छी बनती है, लेकिन देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। तो मेरे कितने मतलब टीचर हैं, 9 टीचर हैं, 9 टीचर हैं, जिसमें से 7 आदमी हैं, मतलब जेंट्स टीचर्स हैं, और जो 2 हैं वो फीमेल टीचर्स हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ। बोलती है जो ओल्ड फैशन है, ओल्ड फॉगी मतलब जो बहुत ओल्ड फैशन में रहते हैं, जो मुझे मैथ पढ़ाते हैं, वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एज बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। वो बोलते वो हमेशा मेरे से परेशान ही रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते, मतलब सॉरी, वो बहुत ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग, मतलब कि इतनी बार वार्निंग देने के बाद भी, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, और मुझे एक सब्जेक्ट पर, एक विषय पर, चैटर बॉक्स पर, चैटर बॉक्स पर मतलब कि क्या दिया, होमवर्क दिया लिखने के लिए, ऐसे दिया। What can you write about that? I had worry about that later। उन्होंने देने के बाद वो सोचने लगी कि आखिर इस तरह से तुम क्या ही लिख सकती हो।
चैटर बॉक्स पे से क्या ही लिख सकते हैं, कुल मिलाकर वो जो क्या नाम था उनका, कीसिंग, मिस्टर कीसिंग, उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। आई डिसाइडेड, मैंने सोचा, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और फिर मैंने नोटबुक खोली और मैंने उसको लिख लिया। एंड टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने उसे अपने बैग में रख लिया और ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने की कोशिश की, शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग्स, और शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और मेरा मतलब कि शाम के टाइम मेरा पूरा होमवर्क जब ख़त्म हो गया तो मैंने दैट नोट अबाउट द ऐसे कट माई आईज, तो उसने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट किया। देन उसने उस नोटबुक की तरफ देखा जिसमें उसे ऐसे दिया गया था, तो उसकी नज़र उस पर पड़ी। एंड आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई, आगे देखेंगे, तो मैंने उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, उस सब्जेक्ट के बारे में। एंड द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और ऐसे अपन जो पेन होता है उसकी च्युइंग जो होती है, मतलब टिप जो रहती है, मतलब नुक्की टाइप की, उसको थोड़ा सा चबाना स्टार्ट करते, कभी कभी सोचते सोचते, धारी को बोलते हैं जिसे, वही किया उसने। एनीवन कुड रैम्बल ऑन द लेवल बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। और वो बोलती है कि देखिए ना, किसी चीज़ को बात करना या राइट करना एमलेस तरीके से, मतलब लिख देना, दूर दूर लिखना स्पेस करके, और बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख देना, है ना, दूर दूर लिखना और कुछ भी लिख देना, और दूर दूर लिखना और बड़े बड़े शब्द लिखना। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। देखो, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट मतलब होता है स्टेटमेंट सच एन अ मैनर पीपल बिलीविंग, मतलब एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसी चीज़ जिस पे हम प्रूफ कर सके कि नहीं ठीक है, अगर ये चीज़ बोल रहे हैं तो गलत नहीं है। तो आई थॉट, मैंने सोचा और सोचा, सडनली आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक मतलब आइडिया, तरकीब सूची, एंड आई रॉट, और मैंने लिख दिया द 3 पेज, और मतलब कितने पेज लिख डाले, 3 पेज लिख डाले। मिस्टर कीजिंग हैज़ असाइन मी एंड वाज सेटिस्फाइड, और उन्होंने मतलब देखा, असाइन किया, एंड उसके बाद वो सेटिस्फाइड से संतुष्ट थे, ठीक है बोले। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और उसमें उसने ये आर्ग्यू, मतलब बहसबाजी की उसमें, मतलब कि एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है बात करना, और उसमें मतलब कि वो अपने अंदर से कंट्रोल कर सकता है, बट आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो खुद से कोशिश कर रहा है उस चीज़ को कंट्रोल करने का। बट दैट आई वुड नेवर एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ not more, and that's there not much you can do about inherited traits। तो देखिए, वो बोलती है कि मैं इसको पूरी तरह से तो समाप्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये मेरी आदत है, और ये आदत मुझे मेरी जो माँ है उनकी भी बात करने की बहुत आदत है। इतनी आदत नहीं है, लेकिन इतनी तो है जितनी मैं करती हूँ, वो बोलती है। बोलती है दैट्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो आप इनहेरिटेड ट्रेट्स में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो हमारे माता या पिता के द्वारा कोई चीज़ दी जाती है, मतलब आई थिंक इसको बोलते हैं पितृ अधिकार, शायद, जो हमें माता पिताओं के द्वारा मिला जाता है, फिर वो संपत्ति क्यों ना हो, फिजिकली मेंटली कोई भी चीज़ दी जाती है, वो इनहेरिटली कहलाती है। तो वो बोलती है कि फिर उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। तो वो बोलते हैं कि उस पर मतलब कि जो मिस्टर कीजिंग थे वो थोड़ा हंसे मेरे आर्ग्यूमेंट पे। उसके बाद व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक, फिर मैंने मेरा फिर से वही रवैया रहा, मैंने दूसरे लेसन में भी बात करना स्टार्ट किया। तो ही असाइन मी, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया, और दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, और अब मुझे दिया उन्होंने किस पे, इनकरेजेबल चैटर बॉक्स पे। एंड आई हैंडेड इट इन
एंड मिस्टर कीजिंग हैड अ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट 4 2 होल्स, और मैंने उसको भी लिख डाला जैसे तैसे मैंने किया। फिर उसके बाद जो मिस्टर कीजिंग थे, कीजिंग कैसा तो नाम था यार, तो उन्होंने 2 लेसन के बाद, 2 पूरे लेसन पढ़ाने के बाद भी कोई कंप्लेंट नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर अ टॉकिंग इन क्लास। और तीसरे लेसन में ड्यूरिंग अ 3rd लेसन फाइनली उन्होंने मुझे फिर से एक पनिशमेंट दे दी बात करने के लिए क्लास में। राइट एन ऐसे इंटाइटल क्वाइक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और उनने मतलब जो ऐसे में नाम दिया उसका टाइटल पता है क्या था? क्वाइक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो उसमें कुल मिलाकर वो उनका मजाक उड़ाना चाहते थे, समझ रहे हैं। देखिए इसमें दिया भी है, पूरी क्लास उस पर हंसती है और ये साला मतलब भाई जो भी है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों को भी बात नहीं करना चाहिए। द क्लास रोट आई हैड टू लाफ टू। तो पूरी क्लास बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, हंस रही थी और मुझे भी हंसना पड़ा। though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of चैटरबॉक्स। तो मैं भी पूरी तरह से थक चुकी थी, एक्सहाउस्टेड हो चुकी थी, पूरी तरह से थक जाना, टूट जाना ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। इन चैटरबॉक्सेस से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, है ना। और इनजेन्युइटी मतलब होता है ओरिजिनलिटी या इन्वेंटिवनेस, सॉरी, है ना। तो इट वॉज अ टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। और इस टाइम मुझे कुछ अलग करके दिखाना था, समथिंग ओरिजिनल, मतलब कुछ रियल करके दिखाना था। माई फ्रेंड सैन, उसकी फ्रेंड थी सैन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। तो उसने मुझे एक हेल्प ऑफ़र की, मदद के लिए ऑफ़र किया। और वो क्या थी? पोइट्री में गुड थी, मतलब जो कवित्रियाँ होती हैं ना, कविताएं होती, उसमें वो बहुत माहिर थी। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी इस ऐसे में शुरू से लेकर आखिरी तक मदद करूंगी, और इस ऐसे को तुम वर्स में लिखना, वर्स मतलब पोयम में गाकर। एंड आई जम्प्ड फॉर माई जॉय, और मैं खुशी से कूदने लगी। मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। और जो मिस्टर कीजिंग जो थे वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे इस रिडिकुलस सब्जेक्ट पर, मतलब इस बकवास सब्जेक्ट पर। बट आई हैड मेक श्योर दैट जोक वाज ऑन हिम। और मैं चाहूँगी कि उस मतलब वो बोलती है कि वो मेरा इस सब्जेक्ट पर मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन अब मैं उनका मजाक उड़ाऊँगी। एंड आई फिनिश्ड माई पोएम, और उसने अपनी पोएम ख़त्म की। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर थी। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग who were bitten to death by the father because the quite too much. So ये कहानी थी एक मदर डक और एक फादर डक स्वैन की विथ 3 बेबी डकिंग, मतलब कि डक थे, स्वैन था और उनके 3 बेबी थे। तो मतलब जो फादर डक थे उन्होंने बेबी डक की मृत्यु कर दी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बकबक करते थे। और लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। और जो मतलब भाग्यपूर्ण ही हुआ ये, क्योंकि वो अपने ऊपर भी ले सकते थे, क्योंकि इसका मीनिंग तो उन्हीं पर जा रहा है, लेकिन लकीली उन्होंने क्या इसको सही तरीके से लिया। एंड ही रीड द पोएम टू द क्लास, और उन्होंने पूरी पोएम को ये क्लास में पढ़ के सुनाया। एडिंग हिज ऑन, और इसमें उन्होंने कुछ अपने कमेंट भी डाल दिए। एंड टू सेवरल अदर क्लास एज वेल, और उन्होंने और क्लासों में भी इसको सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और मुझे बात करने की परमिशन दी गई। हैवेंट बीन असाइड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई भी अलग से होमवर्क नहीं दिया जाता था। ऑन द कॉन्ट्रेयर मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और आजकल मतलब मिस्टर कीज जो थे वो जोक भी मतलब सुनाने लगे थे आजकल के दिनों में, मतलब पढ़ाई के उसमें भी। योर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन।
सो ये थी कहानी एन एंड फ्रैंक की। मुझे तो बहुत ही मतलब ठीक ठाक ही लगी, क्योंकि बहुत ही बोरिंग सी लगी मुझे तो। हाँ, लेकिन ठीक थी। अगर इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।